अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरे पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। इसका मतलब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसका पहला पद 23, दूसरा पद 21 और तीसरा पद 19, ये हमें दिया हुआ है। इत्यादि बोला गया है मतलब कि सो ऑन। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। इस क्यारी में अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं, मतलब हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम पद दिया हुआ है 5। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? कुल कितनी पंक्तियां यानी कि हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, पहला ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये और अंतिम पद दिया है। तो कुल कितनी पंक्ति है यानी कि हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, और पदों की संख्या यानी कि n, इसका मतलब हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, तो a क्या दिया होगा हमें, देखते हैं 23, और d क्या दिया होगा है a2 माइनस a1। तो 21 माइनस 23 कर देंगे, क्या होगा, माइनस में आएगा ना, क्योंकि 21 में 23 घटाएंगे क्या आएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है, a d और n हमें ज्ञात करना है। a d तो दिया हुआ है और हमें ये क्या दिया, 5 क्या है, l दिया हुआ है, जिसे हम a ऑफ n भी बोल सकते हैं। ये दिया है 5, तो हम व्यापक पद का सूत्र लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या दिया हुआ है, an 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। a प्रथम पद क्या है 23 प्लस n माइनस 1, n हमें ज्ञात करने, और d क्या दिया है -2। ये इंटू में होगा, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब क्या होगा, 23 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 23 इधर आके -23 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। तो 5 में 23 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो -18 हो जाएगा, -18 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो -18 बट्टे -2 बराबर n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 9। अब n का मान चाहिए तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 बराबर n। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 10। इसका मतलब हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, अतः उस क्यारी में कुल 10 पंक्ति होंगी। ठीक है, तो ये हो गया 10, आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाता गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती तो n मान ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसा ही है, क्या दिया है हमें, पहला पद दिया हुआ है, जो कि पहला पद क्या दिया है, 5 रुपए। ठीक है, यानी कि 5, तो पहला पद हो गया 5। दूसरा पद क्या दिया है कि 1.75 रुपए बढ़ाते गया। तो ठीक है, फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीज सेव तो कर लिया, फिर 1.75 रुपए बढ़ाते गया। तो पहला 5 सेव किया, फिर 5 के साथ 1.75 रुपए बढ़ाया, फिर अगले सप्ताह में ये जो आया था उससे और 1.75 बढ़ाया। तो ये इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 धन 1.75 धन 1.75 ऐसा होगा, अप टू सो ऑन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या हुआ कि जो संजय है वो पहला सप्ताह में 5 रुपए बचाया, फिर हर हफ्ते में 1.75 रुपए एक्स्ट्रा बचाते गया। तो 5 तो बचाता ही था, 1.75 पहले हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते में क्या होगा, ये दूसरे हफ्ते का हो गया, फिर तीसरे हफ्ते में क्या होगा, फिर 1.75 बढ़ाते गया। तो ऐसा प्लस होते जाएगा। हमें ये बोला गया है कि लास्ट वीक में, ठीक है, अंतिम सप्ताह में कितना 20.75 रुपए बोला है, यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है, अंतिम पद 20.75 रुपए, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि n का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना हफ्ते तक वो पैसा बचाया, ये हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, n का मान ज्ञात करना है। तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a क्या है, पहला पद 5, ठीक है, और अंतिम पद दिया हुआ है l बोल सकते हैं या a ऑफ n बोल सकते हैं 20.75। d निकाल लेते हैं, d क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 क्या होगा, देखो 6.75 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 6.75 माइनस 5, तो क्या होगा 1.75 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1.75 बढ़ते गया तो उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये तो हो गया डी का मान। अब हम व्यापक पद का सूत्र लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो an तो हमें दिया हुआ है 20.75, a का मान क्या दिया हुआ है, प्रथम पद ये है 5, n माइनस 1 और d का मान क्या है 1.75 जो कि गुणा में होगा। क्लियर है।
अब देखो क्या होगा, ये जो +5 है इधर आके -5 हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 बराबर n-1 के साथ गुना 1.75। क्लियर है। 20.75 में से 5 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा ये 15.75 बराबर n-1 गुना 1.75। अभी जो गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो क्या होगा 15.75 भागित 1.75 बराबर n-1। तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो 175 नहीं है 1575 होता है, ये हो जाएगा 9 n-1 -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 धन 1 10, तो 9 + 1 = n, तो n = 10। तो यहाँ भी n का मान क्या हो गया 10। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 10 और 11, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्या समांतर श्रेणी 18 15 1/2 13 ... सो ऑन का एक पद -47 है? यदि है तो कौन सा पद है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या है 18 15 1/2 13 अप टू सो ऑन, ये हमें समांतर श्रेणी दिया है। हमें पूछा ये गया है कि -47 इसका एक पद है कि नहीं, अगर है तो कौन सा पद है, हमें ये बताना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, सबसे पहले समांतर श्रेणी को हम अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे से लिख लेते हैं। क्या होगा 18 का 18, 15 1/2 को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या होगा 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/2 लिख सकते हैं इसको, 13 ... ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि -47 इसका कोई पद होगा कि नहीं। जैसे कि हमें ये सीरीज क्या दिया है 2 4 6 दिया है, और पूछा ये गया है कि इसमें जो 78 है वो इसका एक पार्ट होगा कि नहीं, इस सीरीज का, इस श्रेणी का, ये पूछा गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, इससे रिलेट करो आप। ये 2 4 6 है सपोज, ठीक है, और 78 की जगह -47 दिया है। हमें ये पूछा गया है कि इस श्रेणी में 78 आएगा कि नहीं, हमें ये पूछा गया है। और अगर आएगा तो कौन सा पद होगा। ठीक है, अगर 78 आएगा भी तो कौन सा पद होगा, जैसे कि ये पहला पद है, ठीक है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, वैसे 78 कौन सा पद होगा। वैसे यहाँ पूछा गया है कि -47 -47 अगर है तो कौन सा पद है, ये पूछा गया है। तो वो हम कैसे बता सकते हैं, देखो सबसे सिंपल फंडा है ये। क्या करेंगे, अगर -47 इसका कोई पद होगा तो जब हम n निकालेंगे ना, पदों की संख्या, इसको अंतिम पद रखकर, तो पॉजिटिव आएगा। क्यों, कभी भी पदों की संख्या नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर हम पूछेंगे कोई भी श्रेणी में कि कितना पद है, तो मिनिमम कम से कम एक तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, लेकिन 3.5 पद ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, 3.5 तो नहीं बोलेंगे, या 12.5 पद ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, 12.5 पद है, 12 पद होगा या फिर 13 पद होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए और नेगेटिव नहीं आना चाहिए n, क्योंकि -1 पद कभी नहीं हो सकता। ठीक है, -1 पद कभी नहीं हो सकता। 1 पद होगा, 2 पद होगा, 3 पद होगा, -1 पद नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या को दर्शाना है कि इसका एक पद है कि नहीं, उसको हम अंतिम पद लेकर चलेंगे, लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, माना l बराबर -47, l बोल सकते हैं या बोल सकते हैं a ऑफ n या फिर l, दोनों में से कुछ एक बोल सकते हैं। ठीक है, अब a क्या दिया हुआ इस श्रेणी में, प्रथम पद 18, हम d निकाल लेते हैं। d क्या होगा a2 - a1, a2 - a1, तो a2 क्या है 31/2 -18 हो जाएगा। 2 आएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा 31 - 18 दूनी 36, ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, -5/2 d आ जाएगा इसका। अब हम व्यापक पद का सूत्र लगाते हैं, an = a + n-1d। ठीक है, हमें ये n निकालना है। अगर n नेगेटिव, ऋणात्मक या फिर पॉइंट में आ गया, मतलब ये -47 इसमें नहीं आता, इस श्रेणी में नहीं आता। और अगर कोई पॉजिटिव आया, मतलब हाँ उस पद में -47 आएगा। ठीक है, an अंतिम पद हम क्या लिए हुए हैं, l -47 = a क्या लिए 18 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d क्या है -5/2 जो कि गुणा में है। -47 है, +18 इधर आके -18 हो जाएगा, = n - 1 × -5/2। देखो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा, माइनस में।
तो 8 8 16, 16 और 1 15 का 5, कैरी 1, 4 1 5, 5 1 6, यानी कि 65 हो जाएगा। -65 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब इसको हम आगे हल करते हैं, ठीक है ना, आगे हल करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, देखो ये जो इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो -65 और ये जो -5/2 इस तरफ है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा 2/-5 या -2/5 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इस तरफ क्या है n-1। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5 से कटेगा ये, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 से 15, यानी कि हो जाएगा 13, 13 दूनी 26 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 26 इक्वल टू n-1। n का मान चाहिए, -1 इधर आके प्लस, तो 26 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 27। देखो जो n का मान है ना ही वो पॉइंट में आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, बट्टे में नहीं आ रहा है, और ना ही वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब n प्योर एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है ना, पूर्णांक आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, मतलब n 27, यानी कि 27वां पद होगा इस श्रेणी का। जो 27वां A27 जो होगा वो -47 होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे, अतः दिया गया श्रेणी का 27वां पद -47 होगा, ठीक है। हेंस, या फिर लिखेंगे देयरफॉर 27th टर्म ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -47, ठीक है, ये लिख देंगे हम कंक्लूजन में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, इसका मतलब क्या दिया है, अगर कोई समांतर श्रेणी है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका 11th टर्म दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब 11वां पद को हम A11 ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, A मतलब कि पद और 11 यानी कि 11वां पद इसको दर्शा रहा है। तो 11वां पद A11 हमें दिया हुआ है 38, और क्या दिया हुआ है 16वां पद यानी कि 16th टर्म, ठीक है, A16 दिया हुआ है हमें 73। ये दो चीज हमें क्वेश्चन में दिया है। तो आगे क्या पूछा है, तो इस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, ठीक है, मतलब इस श्रेणी का A31 क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है। क्लियर है ना। एक बार फिर समझाता हूं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कि कोई समांतर श्रेणी है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका 11th टर्म 11वां पद दिया हुआ है 38 और 16th टर्म दिया हुआ है 73, तो हम इसका 31st टर्म ज्ञात कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे कर पाएंगे, देखो सिंपल है, हमें क्या ज्ञात करना है A31, ठीक है ना। तो सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, देखो A31 हमें फाइंड करना है। A31 का फॉर्मूला क्या हो सकता है, हमारे पास AN का फॉर्मूला है ना, हमारे पास AN का फॉर्मूला है, क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n-1d, ये फॉर्मूला होता है, व्यापक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, ये तो हमें पता है। तो A31 का क्या होगा, n की जगह 31 हो जाएगा, तो क्या होगा A प्लस 31 - 1, ठीक है ना। देखो n-1, तो n का मान क्या है 31 है ना वैल्यू, तो 31 - 1 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 31 - 1 ये हो जाएगा 30d। क्लियर है ना। तो ये तो जनरल टर्म का फॉर्मूला था, मतलब A31 अगर हमें फाइंड करना है तो इस सूत्र में रखना होगा, ठीक है ना। A31 का ये फॉर्मूला हुआ, तो इसके लिए हमें A और D की जरूरत पड़ेगी। अगर A और D का मान पता चल गया, वैल्यू पता चल गया, तो A31 मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो A और D कहां से मिलेगा, जो क्वेश्चन में दो कंडीशन दिए ना इससे मिलेगा, ठीक है। कैसे हो पाएगा, देखियो कैसे बनेगा ये। A11 इक्वल टू 38 दिया हुआ है और A16 73, तो मैं सपोज इसको यहां पे लिख देता हूं A16 इक्वल टू 73, ठीक है ना। ये दो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे A11, तो A11 का अगेन सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि A31 का क्या होगा A प्लस 30d, वैसे A11 का क्या होगा A प्लस 10d हो जाएगा, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस n-1, तो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू 11 है, तो 11 - 1 क्या हो जाएगा 10, तो उसको हम डायरेक्ट 10 लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा A प्लस 10d। देखो जब भी अर्थमेटिक यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद का ऐसा सूत्र बनेगा, तो जो पद हमें ज्ञात करना होगा ना उससे एक कम गुना d करेंगे, क्योंकि n-1 होता है, तो n जो दिया रहता है वो है, उसमें एक घटा देंगे यानी कि एक कम और फिर d से गुना। जैसे कि A11 का क्या होगा A प्लस 10d, A16 का क्या होगा A प्लस 15d, ठीक है ना, यही फॉर्मूला तो होगा। जैसे कि A31 का क्या हुआ A प्लस 30d, फॉर्मूला भी रखा, आपको दिखाया हुआ अभी थोड़ा, है ना।
तो ठीक है, a प्लस 10d इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 और a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, एक्चुअल में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 11th टर्म 38 यानी कि a प्लस 10d इक्वल टू 38 दिया, 16th टर्म 73 यानी कि a प्लस 15d इक्वल टू 73 दिया हुआ है। अब देखो ये दो समीकरण मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इस दो इक्वेशन को हम कोई सा भी मेथड से हल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करेंगे, ठीक है ना, यानी कि विलोपन विधि। तो विलोपन विधि यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं। तो दो समीकरण क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 10d इक्वल टू 38 पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि में क्या करते हैं, कोई सा भी एक वेरिएबल को कट कर देते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक अचर को। तो यहाँ पे a, इसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट है इसका, वो बराबर दिख रहा है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, a के सामने कुछ भी नहीं मतलब एक है, तो ये बराबर है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, तो माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने से अच्छा हम लिख देते हैं घटाने पर, ठीक है। घटा देंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस, प्लस से माइनस से कैंसल, क्या होगा प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -5d हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। तो 73 में 38 घटा दूंगा, कितना बचेगा चेक करते हैं, ये हो जाएगा 13, और 13 में 8 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 6, और 6 में 3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि 35 आएगा। क्लियर है ना, तो -35 होगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब d का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसल, ठीक है। क्या हो जाएगा d इक्वल टू 5 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब d इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। तो हमें यहाँ पे d का मान तो आ गया, अब हमें a का मान निकालना है, a का वैल्यू। वो कैसे निकाल पाएंगे, जैसे कि x y दो वेरिएबल का, दो अचर का जब हम समीकरण इक्वेशन हल करते थे तब क्या होता था, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों को घटाते थे, कोई एक वेरिएबल x का वैल्यू मिलता था, फिर कोई सा भी समीकरण इक्वेशन में पुट करते थे, y का वैल्यू मिलता था, है ना। वही यहाँ भी वैसे करना है, d का वैल्यू मिल गया ना। अब a का वैल्यू कैसे मिलेगा, d का वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रख देते हैं, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा इजी रहेगा, लेट सपोज समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखो 8 प्लस 10d, तो a हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, 10 इंटू डी, डी का वैल्यू 7 आया है तो d की जगह 7 रख दिया, इज इक्वल टू 38, क्या हो जाएगा 70, ठीक है। तो a इक्वल टू 38 माइनस 70 हो जाएगा, ये जो प्लस 70 है, ठीक है ना, ये 10 सत्ते 70 हो जाएगा, ठीक है ना, 70 प्लस 70 हो जाएगा कि माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 38 में 70 घटाना होगा, कितना हो जाएगा, तो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन होगा माइनस में। तो 70 में 38 माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 70 में 38, तो 10 में 8 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, एंड 6 में 3 ये हो जाएगा 3, यानी कि 32 आएगा, ठीक है। तो -32 हो गया a। क्लियर है, तो a और d का वैल्यू मिल गया, अब हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, अतः a31 इक्वल टू, ठीक है, a31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a31 इक्वल टू a प्लस 30d, ये होगा फॉर्मूला, मैं आपको बता चुका हूँ, व्यापक समीकरण में यहाँ पे रखेंगे तो ये सूत्र बनेगा। तो क्या होगा, a31 इक्वल टू a का मान क्या है -32, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू डी, तो d का मान क्या है 7, वैल्यू 7 आया है, ठीक है। अब a31 इक्वल टू -32, ये क्या हो जाएगा 7 या 21 यानी कि 210। अब प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन किस में रहेगा, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में। तो 210 में 32 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 210 माइनस 32, ये हो जाएगा 10, 10 में 2 घटा देंगे, ये बच जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0, और 0 का ये हो जाएगा 1 यानी कि 10, 10 में 3 हो जाएगा 7 यानी कि 178, ठीक है। तो ये हो जाएगा 178। तो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 होगा। क्लियर है,
Therefore, the 31st term of given arithmetic progression will be 178. इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पद का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद क्या होगा, हमें यह बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद यानी कि A12, ठीक है, 12th टर्म दिया हुआ है। क्या दिया है कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 12th टर्म है वो उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5th टर्म से 14 मोर है, ठीक है। 5th टर्म यानी कि 5वां पद से 14 अधिक है, ये हमें दिया गया है, पहला कंडीशन। और क्या बोला है कि दोनों का योग यानी कि सम ऑफ बोथ टर्म्स, ठीक है। कौन कौन सा टर्म हो गया, कौन कौन सा पद जो दिया हुआ है, 12 और 5 यानी कि A12 प्लस A5, ये दोनों का योग दिया है A12 प्लस A5, ये क्या दिया है 36, ये दिया हुआ है ना, हाँ बिल्कुल ये दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, mth टर्म यानी कि AM, ये हमें ज्ञात करना है। ये कैसे हो पाएगा, तो बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा ही है। क्या होगा, सबसे पहले AM अपने को फाइंड करना है, तो क्या करना होगा अपने को, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में A31 ज्ञात करना था, ठीक है, वही फाइंड आउट करना था, तो n की जगह 31 रखे, तो AM फाइंड करना है तो n की जगह हम m रखेंगे, बस इतना ही चेंजेस होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या होता है समीकरण, फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है सूत्र। तो am का क्या हो जाएगा, n के जगह m हो जाएगा बस, तो am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1d, ये समीकरण ये सूत्र में हमें रख देना है, ठीक है। a और d का मान रखेंगे तो am यानी कि mth टर्म मिल जाएगा। तो a और d कहां से मिलेगा, जो क्वेश्चन में दो कंडीशन दिए ना वहां से a और d मिलेगा, ठीक है। तो देखो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A12 को मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जो पद दिया रहता है, जो टर्म दिया रहता है उससे एक कम गुना d होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस 11d, ठीक है ना, यही फॉर्मूला से ही आएगा। देखो जैसे कि A12 फाइंड करना है यानी कि n के जगह 12 रख देना है, तो a प्लस 12 माइनस 1 क्या होगा 11, तो 11 इंटू d 11d, ठीक है, तो a प्लस 11d हो गया। वैसे A5 का क्या हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। देखो a प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू डी 4d, क्लियर है। अब प्लस 14 बचा हुआ है। अब क्या होगा, सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो a प्लस इधर आके माइनस a प्लस 11d प्लस 4 इधर आके माइनस 4d इक्वल टू इधर सिर्फ 14 बच गया, ठीक है ना। क्या होगा, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, 11 में 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 7, तो 7d इक्वल टू 14। अब देखो हमें d का वैल्यू चाहिए, तो 7 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में गुणा में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 14/7 क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 7, 7 1 7 2 यानी कि 2, तो d का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ d का वैल्यू तो मिल गया, अब a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कैसे मिलेगा, इसमें रखेंगे, ठीक है, सेकंड कंडीशन जो दिया हुआ है उसमें रखेंगे। तो A12 को क्या लिख सकते हैं, अगेन a प्लस 11d और A5 को a प्लस 4d इक्वल टू 36, क्लियर है। अब क्या होगा, a प्लस a 2a 11d प्लस 4d, ये हो जाएगा 15d इक्वल टू 36, 2a प्लस 15 इंटू डी, तो d का वैल्यू क्या है 2, तो 15 इंटू 2 कर देते हैं इक्वल टू 36। हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है गिवन, तो क्या हो जाएगा, देखो 2a का वैल्यू चाहिए, तो 2a एक तरफ बाकी सब एक तरफ, यहाँ पहले से 36 है, तो 15 दूनी 30, ये प्लस 30 उस तरफ जाके इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस 30 हो जाएगा, क्लियर है। 36 में 30 घटाओगे कितना बचेगा 6, तो 2a बराबर 6, ठीक है, 2a बराबर 6, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/2, क्लियर है। ये जो गुना में इधर आके भाग में हो गया तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि a का मान आ गया 3, a इज इक्वल टू 3, d इक्वल टू 2, ये आ गया, a और d का मान मिल गया। अब जो फाइंड करना है वहां रख देते हैं, हमें am को फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे am इक्वल टू a के जगह क्या होगा 3 प्लस m माइनस 1 और d के जगह 2, ये m में कोई वैल्यू नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि हमें mth टर्म ही फाइंड करना है, तो mth टर्म फाइंड करना है, तो जो आंसर आएगा ना वो m के फॉर्म में आएगा, ठीक है, समथिंग कुछ m आएगा, ठीक। तो क्या होगा, देखो am इक्वल टू 3 प्लस इसको इंटू करेंगे 2 इंटू एम 2m, फिर माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा 2, क्लियर है। तो am इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 प्लस 2m हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर और हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2m प्लस 1, दोनों सही है, ठीक है।
इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि साइन तो सेम है, प्लस प्लस ही है। क्लियर है? तो ए एम हमें ये मिल गया, तो हम लिख सकते हैं अतः दिया गया समांतर श्रेणी का mवा पद 2m धन 1 होगा। क्लियर है? लिखेंगे कि therefore the mth term of given अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2m + 1। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।